नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। 12 जुलाई डेट हो गई है आज की। चलिए देखते हैं आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सोनी इंडिया के साथ संवेदन 2021 नामक हैकेथॉन की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। संवेदन 2021 हमें बताना है कहाँ होगा इनमें से। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। सोनी इंडिया के साथ होगा आईआईटी मद्रास में। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर ने संवाद 2021 नामक हैकेथॉन क्या होता है कि मेजबानी करने का निर्णय लिया। हैकेथॉन के तहत प्रतियोगियों को भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए कहा जाएगा। आईआईटीएम पीटीएफ यानी आईआईटी मद्रास, पीटीएफ का मतलब प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडिया के प्रतिभागी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर बोर्ड का उपयोग करेंगे। प्रतियोगिता जो है सोनी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन कॉरपोरेशन की उपस्थिति में बोर्ड पर आधारित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आइस सेट 2 इसने क्या किया? हाल ही में अंटार्कटिका में पिघले हुए झीलों की खोज की, पानी की झीलों की खोज की। यह उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? हमें यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा डी, नासा से। अमेरिका की नासा से यह संबंधित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आइससेट 2 ने हाल ही में अंटार्कटिका में मेल्ट वाटर झीलों की खोज की। जियोलॉजिस्ट हेलेन अमांडा फ्रिकर ने 2007 में एक आश्चर्यजनक खोज की थी और पाया था कि मोटी अंटार्कटिका बर्फ की जो है चद्दरों के नीचे परस्पर जुड़ी झील का एक पूरा छिपा हुआ नेटवर्क है। आइससैट के बारे में अगर हम देखें तो आइससैट की फुल फॉर्म है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। यह बर्फ़ की चादरों की ऊंचाई और समुद्री बर्फ़ की मोटाई को मापने के लिए नासा के अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। यह भूमि स्थलाकृति, वनस्पति विशेषताओं, बादलों को भी मापता है। इस मिशन को 15 सितंबर 2018 को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग एयर फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था 2018 में नासा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीनी जॉइंट पांडा जो है वो खबरों में था। आईयूसीएन की लाल सूची में इसे किस श्रेणी में रखा है? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, वल्नरेबल। इससे पहले वो एंडेंजर्ड में था, अब वल्नरेबल में आया है। चीनी संरक्षण अधिकारियों ने घोषणा की कि चीनी विशाल पांडा अब एक लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड प्रजाति नहीं है। विशाल पांडा की स्थिति अब कमजोर यानी वल्नरेबल में अद्यतन की गई। अब जो है जंगल में 1800 विशाल पांडा रह रहे हैं। हाल के वर्षों के दौरान प्राकृतिक भंडार और अन्य संरक्षण पहलों को बनाए रखने में चीन की जो है भक्ति के कारण उनकी संख्याओं में जो है वृद्धि हुई है। अन्य प्रजातियों की संख्या जैसे कि साइबेरियन बाघ, एशियाई हाथी में भी बहुत वृद्धि हुई। विशालकाय पांडा को पिछले साल 5 सालों से कमज़ोर माना जाता था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन ने 2018 में इसे लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया था। तो अब इसका क्या स्टेटस है? वल्नरेबल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने हाल ही में विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, भारत और रूस। जी हाँ, ये भारत और अमेरिका के बीच में तो होती ही थी। हाल ही में भारत और रूस ने भी यह करने की जो है घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी समकक्ष कौन सरगेई लावरोव के साथ उपयोगी बातचीत की। दोनों पक्षों ने परमाणु, अंतरिक्ष, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया जैसे वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान दूसरी लहर के दौरान भारत को रूस से जो समर्थन मिला उसकी सराहना की और भारत और रूस के बीच जो स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन में जो भागीदार बना भारत, उसकी भी सराहना की। वे विदेश
और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता आयोजित करने पर भी सहमत हुए। दोनों नेताओं ने एक विशेष रूप से उत्तर दक्षिण गलियारे पर कनेक्टिविटी पर भी चर्चा की। अब हाल ही में खबरों में था कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परियोजना पर काम चल रहा था और उसकी 5वीं इकाई जो है उसका काम स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। तो यह भी न्यूज़ में था। रूस जो और भारत का जो है अंतरिक्ष मामलों में भी बहुत भागीदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में सभी के लिए भविष्य मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? कौन सी? ए फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। यह रिपोर्ट जारी की इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों, WWF और UNEP। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF और यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानव पशु संघर्ष दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए मुख्य खतरों में से एक है। संघर्ष से संबंधित मौतें दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली यानी लेपर्ड्स प्रजातियों को प्रभावित करती है। यह ध्रुवीय भालू, भूमध्य सागरीय भिक्षु मुहरों और हाथियों जैसे बड़े शाकाहारी जीवों को भी प्रभावित करता है। संघर्ष के कारण 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव आबादी में 68% की जो है कमी आई है। तो यह रिपोर्ट WWF और UNEP ने जारी की। इसी से संबंधित WWF से संबंधित एक और प्रश्न हम का जिक्र करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सोनित मॉडल ऑफ इंडिया, सोनितपुर मॉडल ऑफ इंडिया WWF इंडिया द्वारा किस राज्य में विकसित किया गया था? इनमें से बताइए। सोनितपुर मॉडल ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर होगा डी, असम से यह विकसित किया गया था, असम के सोनितपुर जिले से। यह मॉडल WWF इंडिया द्वारा असम के सोनितपुर जिले में विकसित किया गया था। क्या था यह मॉडल? जहां जंगलों के विनाश के कारण हाथियों को जो है फसलों पर हमला करने को मजबूर कर दिया था। जंगल का विनाश हो गया तो हाथी फसलों पर हमला करने लगे थे, जिससे इंसानों के साथ साथ हाथियों की भी मौत हो रही थी। संघर्ष को कम करने के लिए 2002-3-4 के दौरान सोनितपुर मॉडल विकसित किया गया था। इस मॉडल के तहत समुदाय के सदस्यों को राज्य वन विभाग से जोड़ा गया। समुदाय के सदस्य जो हैं उनको खेत में काम करने और हाथियों को फसल के खेत से सुरक्षित रूप से भगाने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। WWF इंडिया ने हाथियों से फसलों की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए कम लागत वाली सिंगल स्ट्रैंडेड बिना घातक की बिजली की बाड़ भी विकसित की। तो सोनितपुर जो है असम से यह मॉडल स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ वित्तीय बाजार संवाद की पहली आभासी बैठक आयोजित की? फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग, इनमें से किस? इसका सही उत्तर होगा ए, यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ यह बैठक की गई। यूके और इंडिया फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए पहली वर्चुअल मीटिंग की। 4 प्रमुख विशेष विषयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए यह वार्ता हुई। कौन कौन से? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक यानी गिफ्ट सिटी के बारे में, बैंकिंग और भुगतान, बीमा और पूंजी बाजार। बैठक की अध्यक्षता यूके ट्रेजरी और भारत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। और वित्तीय सहयोग दोनों देशों द्वारा अपनाया गया 2030 रोड मैप यानी 2030 रोड मैप जो है वो किन किन देशों का है? यूके और इंडिया का। और चले आप कमेंट करके बताइए जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात के कौन से शहर में है? अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति जो है शुरू करेगा। इसके बारे में हम सही कथन हमें चुनना है। 2 फैक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन की दर कितनी है? 2.7% है। जो आदर्श प्रजनन दर यानी देश की आइडियल जो रेट है प्रजनन दर है 2.1, उससे कहीं अधिक है।
पहली स्टेटमेंट। दूसरी, केवल बिहार और यूपी ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आदर्श प्रजनन दर हासिल नहीं की है अब तक। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नीति जारी करने के लिए तैयार है, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस कब है, 11 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। कुछ समुदाय में जनसंख्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गरीबी और निरक्षरता जनसंख्या विस्तार के प्रमुख कारक हैं, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों की भावना में निहित उद्देश्यों के अनुरूप नीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर कितनी है, 2.7%। यह आदर्श रूप से 2.1% से कम होना चाहिए। बिहार और यूपी को छोड़कर सभी अधिकांश जितने भी राज्य हैं वो प्रजनन दर, आदर्श प्रजनन दर को हासिल कर चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य चिन्हित किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार की बारी आती है। अगला प्रश्न, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा पीडीआरडी किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट सेंटर द्वारा राज्यों को दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत। इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 275 के तहत। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, वित्त मंत्रालय के कौन से विभाग, व्यय विभाग द्वारा 17 राज्यों को 9871 यानी 9871 करोड़ रुपए पीडीआरडी अनुदान की चौथी किस्त जो है हाल ही में जारी की गई, इसीलिए यह न्यूज़ में था। पीडीआरडी के बारे में अगर हम पढ़ें, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व खातों में जो अंतर आता है उसको पूरा करने में मदद करना होता है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा जो राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच की जाती है, उसके अंतर के आधार पर 15वें वित्त आयोग द्वारा तय की गई थी। चलिए आप बताइए कमेंट करके, 15वां जो वित्त आयोग था वो उसके अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न नारियल विकास बोर्ड को लेकर है, CDB, उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, यह संसद के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 द्वारा स्थापित किया गया था, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, CDB खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। यह मंत्रालय नहीं है, देखते हैं कौन सा मंत्रालय है। सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में जो इसका अध्यक्ष था उस पद को गैर कार्यकारी बनाने यानी नॉन एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, इसीलिए यह न्यूज़ में था। CBD देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए उत्पादक वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, 1981 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई काई की नई प्रजाति कौन। ब्रायम भारतीयेंसिस किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से यह खोजी गई है बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, अंटार्कटिका से। और यह इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। बेरियम भारतीयेंसिस यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वी अंटार्कटिका में खोजी गई काई की एक नई प्रजाति है। 1984 में अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र की स्थापना के बाद यह पहली बार है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने पौधों की कोई प्रजाति की खोज की है अंटार्कटिका में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न। पहली बार खोज की गई भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा। अगला प्रश्न ग्रेवेलिया बोरो के लेकर है। ग्रेवेलिया बोरो एक बिल में रहने वाली मकड़ी है, यह किस राज्य से खोजी गई बताइए।
इसका सही उत्तर होगा सी, असम। इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, ग्रेवेलिया बोरो। यह एक नई खोजी गई बिल में रहने वाली मकड़ी है। यह पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, यानी चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, असम में, उसके झारबारी रेंज से पाई गई। इसका नाम बोडो समुदाय, यहाँ देखो बोरो है, बोडो समुदाय से लिया गया, जो असम के सबसे बड़े जातीय भाषाई समूहों में से एक है। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के उपग्रह, कौन सा, एनसेलेडस एनसेलेडस से मीथेन के नमूनों का पता लगाया, इनमें से बताइए। यानी एनसेलेडस जो है वो किसका उपग्रह है, इनमें से हमें बताना है जहाँ पर मीथेन के नमूने पाए गए। इसका सही उत्तर होगा सैटर्न, यानी शनि ग्रह। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के उपग्रह एनसेलेडस से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य यौगिकों के साथ मीथेन का पता लगाया। इससे पता चलता है कि उपग्रह इन यौगिकों का निर्माण करने वाले गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट हैं इस उपग्रह में, यानी वही वातावरण जो शायद पृथ्वी पर जीवन का पालना हुआ करता था, इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन आया। शनि के अन्य उपग्रह कौन सा, टाइटन के वायुमंडल में भी मीथेन के जो है नमूने पाए गए। इससे पहले 2005 में कैसिनी ने एनसेलेडस, इसी जिसकी बात हो रही है, इसी उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव के पास फ्रैक्चर से उष्ण जल स्रोतों यानी गीजर की खोज की थी, जिससे कि पानी और बर्फ के कण अंतरिक्ष की ओर जाते थे, जो कि शनि ग्रह के जो छल्ले हैं उसको बनने में मदद करता था। यह खोज की थी किसने, कैसिनी। और कैसिनी किसका वो है, अंतरिक्षयान है नासा का। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स पता चले। कैसिनी नासा का है, एनसेलेडस एक उपग्रह है शनि का जहाँ पे मीथेन गैस पाई गई, और साथ में जो है टाइटन भी किसका है, शनि का उपग्रह। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।